स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर्मा एंजल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, अस्थमा क्या होता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पहला डिजीज अस्थमा देख लिया। अब हम देखते हैं सीओपीडी डिजीज। तो सीओपीडी डिजीज का फुल फॉर्म होता है बाबू COPD। तो सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इससे पहले अगर पेपर में पूछता तो आप थोड़ा सा रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बता दीजिए, उसके बाद से बताइएगा। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का अगर देखना है तो आप जाइए प्रीवियस भी वीडियो को देखिए, फिर आइए इसको देखिए। तो सीओपीडी डी फॉर होता है डिजीज। तो सीओपीडी जो डिजीज होता है उसका मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें क्रोनिक का मतलब होता है, अब समझिए डिजीज के बारे में क्या होता है। मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि डिजीज क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, क्रोनिक मतलब होता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म, कोई लंबे समय तक हो, बहुत लंबे समय से हो, ठीक, लंबे समय से। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होता है कि कुछ ब्लॉकेज होना, मतलब रुकावट। अब रुकावट क्यों होता है, कैसे होता है, अभी ये भी बताते हैं। तो ब्लॉकेज मतलब रुकावट। पल्मोनरी डिजीज मतलब कि रिलेटेड टू लंग में की जो पाइप है जहाँ से हम ऑक्सीजन ये सब कुछ को लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते थे, उसमें कुछ ब्लॉक हो जाए तो होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो देखिए, चलिए, ये है हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस का। हम ऑक्सीजन को लेते हैं नोज से, हम सांस लेते हैं ना, हवा को लेते हैं ना, तो नोज से जाता है बाबू फेरिंक्स को, फेरिंक्स से लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंची, अल्वेओली ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं से रिलीज करा देता है बाहर। तो इसी प्रोसेस में जब लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लॉकेज हो जाए, पल्मोनरी मतलब लंग के जो ये सारे हैं इसमें ब्लॉकेज होने लगे, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। तो कहता है सीओपीडी इज ग्रुप ऑफ लंग डिजीज, ये लंग की डिजीज है, दैट ब्लॉक जो कि ब्लॉक करता है किसको, एयर को, फ्लो को। ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, एयर फ्लो, हवा के फ्लो को, एंड मेक डिफिकल्टी इन ब्रीथ, इसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते क्योंकि ब्लॉकेज हो जाता है, पाइप पूरा कुछ जम जाता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। और जब सांस लेने में डिफिकल्टी होती है तो कॉज कर देता है, कॉज सीओपीडी। अब समझ में आया। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब कि लंबे समय से ब्लॉकेज हुआ हो लंग में, ठीक। तो ये जो लंग में होता है, ये एयरवे से सारा पार्ट, इसमें ब्लॉकेज हो जाए तो कौन कौन से पार्ट होती हैं इसमें सांस लेने के लिए, तो मैंने बताया था पहले ही, एयरवे, लंग एंड मसल्स होता है। मतलब कि नोज से माउथ, नोज से माउथ नहीं बाबू, नोज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, से ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचियोस, और यहाँ से ये जाता है अल्वेओली के पास, ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। डायफ्रागम इसके साथ में काम करता है, इसलिए इस मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन को ये कैरी करता है, यही प्रोसेस के थ्रू कि नजल कैविटी से, फेरिंग्स से, लैरिंग्स से, ट्रैकिया से, ब्रोंचियो, अल्वेओली करता है, फिर ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाए, कुछ एयर फ्लो ना हो पाए सही से, तो डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, और इसी को कहते हैं सीओपीडी। अब देखिए, जो सीओपीडी होता है ये दो वजह से होता है, कॉज, टू रीजन, ठीक। क्या होता है, कॉज बिकॉज ऑफ दीज टू, कौन से दो कंडीशन, पहला सीओपीडी का होने का पहला कारण होता है ब्रोंचियोआइटिस, क्या, ब्रोंचियोआइटिस और इम्फाइजिमा। बाबू देखिए, वर्ड में ही सब कुछ समझ में आ गया होगा, ब्रोंचियोआइटिस। तो ब्रोंचियो मतलब ब्रोंची का, जो ब्रोंची है, ब्रोंची कहाँ है, ये देखिए, ये जो है ये ब्रोंची, इसमें आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बाबू अगर सूजन हो गया तो जो पाइप ऐसे थी, ठीक, वो सूजन होकर एक पतली सी लाइन केवल बची, अब ये जा नहीं पाएगा, जो इतनी मोटी थी वो पतली हो गई, इसकी वजह से क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन की वजह से। तो एक ब्रोंचाइटिस, तो कि ब्रोंचियल में इन्फ्लामेशन, और दूसरा इम्फाइजिमा। इम्फाइजिमा मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, रुकावट एंड इलाजमेंट, बहुत बड़ा लंबा होना, किसका, हमारे एयर सैक का। इन दोनों की वजह से सीओपीडी होता है,
ठीक, अब समझ में आ गया ये चीज़ें। तो कहता है कि जो ये होता है COPD, ये क्या होता है, इट्स क्रोनिक इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, लंग डैमेज, ध्यान से देखिएगा, लंग डैमेज एंड इन्फ्लामेशन इन एयर सैक या बोलो अल्वियोली में होता है। तो यहां से होता है COPD का डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन खत्म कि COPD डिजीज क्या है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंबे समय से ब्लॉकेज होना लंग की किसी भी पार्ट में जो एयर का फ्लो का पार्ट होता है। अब इसकी वजह से डिफिकल्टी होती है सांस लेने में क्योंकि एयर फ्लो नहीं हो पाता है ब्लॉकेज की वजह से, ठीक। तो COPD कॉज करता है। अब दो रीजन होता है ब्लॉकेज का, एक ब्रोंचियाइटिस क्योंकि ब्रोंचियल जो होता है इन्फ्लामेशन की वजह से, सूजन की वजह से ऑक्सीजन जाने की जगह नहीं रहती, दूसरा एम्फाइजिमा, बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट हो जाता है एयर सैक का और डिस्ट्रक्शन करता है। और ये क्या होता है, क्रोनिक इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज है, ये लंग को भी डैमेज करता है और इन्फ्लामेशन कर देता है एयर सैक और अल्वियोली में, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा COPD क्या होता है। तो चलिए देखते हैं साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन और सिम्टम्स होता है इस डिजीज का, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ COPD। तो चलिए बाबू देखते हैं सिम्टम। तो पहली चीज है क्रोनिक कफ, काफी ज्यादा कफ बनेगा। दूसरा होता है डिस्फोनिया, डिस्फोनिया भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये तो आपने इसमें भी अस्थमा में भी देखा था, ये दिक्कत था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग या ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। साथ में एक होता है साइनोसिस, साइनोसिस जो होता है बाबू ये होता है ब्लूनेस ऑफ लिप्स, क्या, ब्लूनेस ऑफ लिप्स। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं इसके। साथ में लंबे समय तक होने की वजह से कभी कभी चेस्ट में पेन भी होने लगता है। अब ये समझ में आ गया होगा COPD। तो COPD का जो कॉजेज है या कुछ चीज़ें हैं वो अस्थमा वाला सेम ही होता है। तो जैसे इसमें कॉजेज होता है तो कॉजेज इसमें भी इन्फेक्शन, इरिटेंट, पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, ये होता है। सिम्टम्स आप देख ही लिए हैं। बाकी आता है कि अब COPD में कौन से ड्रग्स को हम दे सकते हैं। तो जो COPD होता है बाबू, COPD में ड्रग यूज्ड इन COPD में हम कौन कौन सी ड्रग को दे देते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी है ड्रग की जिनको हम COPD में देते हैं। पहली चीज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, PD इनहिबिटर, ब्रोंचोडायलेटर देते हैं और कुछ मिसलीनियस ड्रग होते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी का जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड था बाबू वो पहले जैसा ही काम करता है जैसे उसमें किया था। तो कौन कौन सी ड्रग को देते हैं, पहला एंटी इन्फ्लामेटरी के मीडिएटर जो इन्फ्लामेशन को कम करे क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा था। तो एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कौन कौन से देते हैं तो देख लीजिए, एक देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दूसरा देते हैं PD इनहिबिटर। तो देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैसे काम करता है, तो ये ध्यान से देखने के लिए पहले से आपको पता है कि इससे पहले वाले में मैंने आपको दिखाया था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैसे काम करता है। इसके बाद से अब आपको इसमें भी दिखा देते हैं कैसे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है ये देखिए फॉस्फोलिपिड होता है, हमारे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, वो फॉस्फोलाइपेज A2 बनाता है और फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम के प्रेजेंस में आर्कोडेनिक एसिड बनाता है। ये आर्कोडेनिक कॉक्स लॉक्स बना रहा था, कॉस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन बनाता था, ये ल्यूकोट्रिन। इन सभी की वजह से क्या होता था, इन्फ्लामेशन होता था और अस्थमा कॉज होता था, साथ साथ COPD भी कॉज करता था, ठीक। तो इन्फ्लामेशन की वजह से COPD हो रहा था तो COPD कॉज करने लगा बाबू। अब COPD कॉज किया तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को देते हैं जिसकी वजह से ये जाकर ये नहीं बनने देता, तो ये सब चीज़ें होती नहीं, इन्फ्लामेशन होगा नहीं तो COPD होगा नहीं। इसी के बाद से PD इनहिबिटर देते हैं। इसी तरीके से हम कुछ और भी कैटेगरी के ड्रग देते हैं जैसे कि हम देते हैं इनहेल ब्रोंचोडायलेटर, ठीक। ये भी सेम उसी तरीके से एंटीकोलिनर्जिक की तरह काम करता है, बीटा एगोनिस्ट की तरह। इनहेल ब्रोंचो डायलेटर और कुछ अदर ड्रग हैं। तो मेन इसमें यही दो कैटेगरी हैं, इनहेल ब्रोंचो डायलेटर। ये PD इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन देखना चाहें तो बता देते हैं आपको। जो PDE इनहिबिटर होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का तो समझ ही गए हैं। PD इनहिबिटर जो होता है बाबू वो क्या होता है कि जाता है और रिसेप्टर से बाइंड करता है और जैसे ही PD इनहिबिटर बाइंड होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है CAMP को, ठीक। बाइंड
इंक्रीज CAMP, और CAMP की वजह से ब्रोंचो जो कॉन्स्ट्रिक्ट था वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, और डायलेट हो जाता है और इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन के रिलीज को कम कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता था उसको भी कम कर देता है। ठीक, इस तरीके से ये म्यूकोसिलियर काम करता है, इम्प्रूव करता है म्यूकस वाला भी प्रॉब्लम को, और इस तरीके से ये ठीक कर देता है। तो जो ये होता है PD इनहिबिटर, इस तरीके से ये काम करता है, जाकर CAMP को इंक्रीज करता है, और CAMP इंक्रीज होता है तो ये कंडीशन होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ब्रोंचोडायलेटर कैसे काम करता होगा, तो चलिए देखते हैं ब्रोंचोडायलेटर कैसे काम करता है। तो ब्रोंचोडायलेटर में दो है कैटेगरी, ब्रोंचोडायलेटर दो है, एक क्या है बीटा एगोनिस्ट, दूसरा क्या है एंटीकोलिनर्जिक। अब हम देखते हैं बीटा एगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक कैसे काम करता है। तो जो ये बीटा एगोनिस्ट होता है, ये जाता है बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और कॉन्स्ट्रक्शन को रिलैक्सेशन कर देता है। अब क्यों ब्लॉक करता है, कैसे कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ये अभी समझा देते हैं। कोलिनर्जिक जो होता है वो M3 रिसेप्टर पर ब्लॉक करके कॉन्स्ट्रक्शन को रिलैक्स करता है। तो चलिए बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक को देखते हैं, या फिर बीटा 2 एगोनिस्ट, चाहे जो बोल दीजिए, दोनों एक ही है, बीटा एगोनिस्ट या बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक। तो ये क्या होता है, नॉर्मली बाबू जैसे एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, अब ये यहाँ पर ऐसे रिसेप्टर पाया जाता है ना। तो अच्छा, ये रिसेप्टर्स यहाँ होते हैं ऐसे, तो इसी तरीके से ये काम भी करता है। अब क्या होता है कि जो ये होता है रिसेप्टर, यहाँ से एडेनिल साइक्लेज के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एडेनिल साइक्लेज के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, ATP, यही ATP कन्वर्ट होता है CAMP में, ठीक, और यही CAMP जो होता है ये रिलीज करता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को। ये CAMP क्या इंक्रीज करता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को या फिर MLCK भी बनाता है। ठीक, MLCK जो होता है ये क्या करता है, एक्टिव कर देता है इसको, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये जब बाबू एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल का, साथ में ब्रोंचियोल्स का भी। तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता था, इन्फ्लामेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से दिक्कत होती थी। तो क्या होता था कि जो एडेनिल साइक्लेज था वो ATP से CMP बनाता था, CMP MLCK को बनाता था, MLCK कॉन्स्ट्रिक्शन स्मूथ मसल को कराता था, ब्रोंचियोल्स को। अब कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सिकुड़ जाता था तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और COPD कॉज करता था। इसकी वजह से क्या होता था, COPD कॉज कर दिया। तो हम क्या करते थे, बीटा 2 एगोनिस्ट देते थे जो इसको ब्लॉक कर दे। अब जब ये रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया, जगह है नहीं तो ये सब बनाएगा ही नहीं, और जब ये रिसेप्टर ये बनाएगा नहीं तो ये जो होता है ये जाता ब्लॉक कर देता है, और साथ साथ में MLCK को इनहिबिट कर देता है। तो जैसे ये एक्टिव हुआ तो ये सब चीज़ें बनाया, ये इनएक्टिव होता है, और ये MLCK जब इनएक्टिव होता है तो ये रिलैक्सेशन कॉज करा देता है और ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से काम करता है, ड्रग जाता है ब्लॉक करते हैं और इसको इनहिबिट किया, इस तरीके से ये रिलैक्सेशन कर देते हैं, और रिलैक्सेशन कर दिया तो मतलब कि ट्रीटमेंट हो गया। तो ये तरीके से ये काम करता है। और इसी तरीके से बाबू CAMP पे ही PD इनहिबिटर भी काम करता है। जो PD इनहिबिटर हम देते हैं वो डायरेक्ट जाता है इस पे इनहिबिट करता है, और PD इनहिबिटर मैंने दिखाया था ना कि जाता है इस पे इनहिबिट करता है, और ये इसको इनहिबिट करके इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करके ये ब्रोंचो को डायलेट कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनहिबिट कर देता है। जैसे मतलब मोर इनहिबिट मोर, ठीक, बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये इनएक्टिव एकदम हो जाता है और रिलैक्सेशन कॉज करा देता है। जब रिलैक्स करा दे तो ब्रोंचियो क्या हो गया, डायलेट हो गया। इसी तरीके से हमारे बॉडी में बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह ही एक और रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर। क्या, एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर। अब आपको पता है एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हमारे बॉडी में होते हैं, तो मस्कर्निक निकोटिनिक दो ही होते हैं। तो मस्कर्निक रिसेप्टर पे हम देखते हैं किसमें मस्कर्निक की M3 रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड होता है बाबू, ठीक है। और मस्कर्निक के कितने रिसेप्टर होते हैं,
स्पेशली 3 यूज होते हैं जबकि 5 होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। और 3 याद रख लीजिएगा। इन कहाँ बाइंड होते हैं? तो ये पेट भर खाओ, दिल लगाओ, रिलैक्स हो जाओ, मतलब कि M1 बाइंड होता है पेट भर स्टमक में, M2 होता है वो हमारे हार्ट में, दिल लगाओ, एंड M3 जो होता है वो स्मूथ मसल्स में। और हमारे स्मूथ मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से कोलिनर्जिक वो ब्रोंचो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ था और अस्थमा और COPD कॉज होता था। तो हम क्या करते हैं, इस ड्रग को देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या करता है, ये रिलीज करता है PLC, फॉस्फोलाइपेज C। ये कॉज बना देता है IP2 से IP3DAG पाथवे। और IP3DAG पाथवे क्या करता था बाबू, ये जाकर कैल्शियम को इंक्रीज कर देता था। और कैल्शियम कॉन्स्ट्रक्शन जाकर एक उसके अंदर होता था, कलमोडिन प्रोटीन बनाता था, किसके साथ मिलके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता था, ट्रोपोनिक रिसेप्टर पे बाइंड होकर वो क्या बनाता था, कलमोडोलिन प्रोटीन। और ये कलमोडोलिन प्रोटीन की वजह से क्या होता था, कॉन्स्ट्रक्शन। तो फिर से सुन लो, जो कैल्शियम होता किससे बाइंड होता था, कैल्शियम बाइंड होता था ट्रोपोनोइक रिसेप्टर से। और ये ट्रोपोनोइक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता था, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जाकर क्या बनाता था, कैल्मोडिन प्रोटीन बनाता था। ये क्या कॉज कराता था, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता था। और कहाँ ये होता है, M3 रिसेप्टर पे ही काम कर रहा है ये। तो M3 रिसेप्टर पे अगर कर रहा है तो ये कहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन कर रहा है, स्मूथ मसल्स में। और स्मूथ मसल पे क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन। और ब्रोंचो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारे डिजीज हो जाता है, क्या होता था, COPD होता था। तो हम ड्रग देते थे M3 रिसेप्टर के और इसको जाकर ब्लॉक कर देता था। साथ में ये इनहिबिट कर देता था फॉस्फोकाइनेज को, सबको इनहिबिट कर देता था, क्योंकि IP3 से DAG पाथवे से ये बनाता था कैल्शियम को किसके प्रेजेंस में, PK फॉस्फोकाइनेज के। तो ये सबको जाकर इनहिबिट कर देता था, जिसकी वजह से कैल्शियम कलमोडिन प्रोटीन ना बने, कॉन्स्ट्रिक्शन ना हो और डिजीज ट्रीट हो जाए। तो इस तरीके से काम करता था। ड्रग ज़्यादा था, ये ब्लॉक किया, ब्लॉक करके इसको इनहिबिट कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया। अब जो कॉन्स्ट्रिक्शन था वो ऑटोमेटिक रिलैक्स हो गया और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ब्रोंचो डायलेट हो जाता है और COPD ट्रीट हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। तो COPD आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।